टैक्स, टैक्स एंड अगेन टैक्स। यार मैंने तो पैसे कमाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट आना तो अभी दूर, स्टार्ट पर ही टैक्स लग गया। वो क्यों? प्रॉफिट पर तो टैक्स समझ आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पैसों पर कौन टैक्स लेता है? फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड एंड मैनेजमेंट फी वगैरह वगैरह, ये क्यों भाई? पैसे भी मेरे और टैक्स भी मैं ही दूं, वो क्यों? स्टॉप। आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुकें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके लिए कुछ एस्पेक्ट्स जानना जरूरी है, क्योंकि आप एज एन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाकर कमाने आते हैं, बजाय इसके कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही कम हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जो लोग न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। आज हम क्लियर करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड की उस डार्क साइड को जो आज तक इन्वेस्टर से छुपाई जाती है, लेकिन अब नहीं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं या इन्वेस्टेड हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एक गेम चेंजर साबित होगी। आपने अक्सर सुना होगा म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, लेकिन हकीकत ये है कि ये टोटल इंडस्ट्री मार्केटिंग बेस्ड चल रही है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने एडवांटेजेस तो हाईलाइट करती हैं, लेकिन कोई कंपनी अपने डिसएडवांटेजेस, अपनी डार्क साइड को कभी भी हाईलाइट नहीं करती। तो आज तक आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का देखा है एक अच्छा चेहरा, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का एक दूसरा चेहरा, जो कि है म्यूचुअल फंड की डार्क साइड। सबसे पहला है फ्रंट एंड लोड, जिसे एंट्री लोड भी कहते हैं। तो इसका मतलब आसान सा ये है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, अपनी जो अमाउंट है, वो देते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। अब आप अपने पैसे दे रहे हैं उन्हें, लेकिन वो फिर भी आपके पैसे कलेक्ट करने के लिए, आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उससे चार्ज करते हैं। आप पर टैक्स लगता है। पैसे भी हमारे और टैक्स भी हम पर। ये तो समझ आता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें और वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमसे ले लें, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, वो प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, तो वो प्रॉफिट हमसे ले लें, ये उनका बनता है। लेकिन हमारी ही इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर हमसे ही टैक्स डिडक्ट करना, ये नहीं समझ आती। नेक्स्ट आता है बैक एंड लोड और एग्जिट लोड, कि जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे, तब भी वो इन्वेस्टमेंट से अपना टैक्स काटते हैं। और कहा तो इसे टैक्स जाता है, लेकिन टैक्स तो आपका प्रॉफिट से कटता है, जो कि एफबीआई ही काटती है। लेकिन ये आपके होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चार्जेस। तो हमने जो अमाउंट अपनी इन्वेस्ट की है, उस पर जो प्रॉफिट अर्न किया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने उससे अपना हिस्सा तो काटा है, लेकिन जब हम अपनी अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, ये तब भी उसमें भी अपना चार्ज काट रहे हैं। आखिर ये क्यों? अब आती है मैनेजमेंट फी। मैनेजमेंट फी तो समझ आती है कि जो पर्सन, जो फंड मैनेजर हमारे से हमारा पैसा लेकर अपनी मेहनत करता है और उसको यूटिलाइज करता है, कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे प्रॉफिट अर्न करता है, तो उस प्रॉफिट में ऑब्वियसली उसका भी हिस्सा बनता है। तो ये मैनेजमेंट फी तो उसकी बनती है, लेकिन फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड ये नहीं बनता। अब आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, कि मतलब अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप उन उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको नहीं चार्जेस लगती। फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, मैनेजमेंट फी, वो सब आपको लगेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इस म्यूचुअल फंड से शिफ्ट होना है दूसरे म्यूचुअल फंड में, देन अगेन आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। तो ये चार्जेस भी वैसे समझ आने वाले नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पैसा उन्हीं से उन्हीं के पास ही जा रहा है, बस एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्टिंग है। तो ये इतनी टाइप्स के चार्जेस चाहे थोड़े थोड़े ही क्यों ना हो, इंडिविजुअली लिए गए हों, लेकिन इनको मिलाकर आपकी एक ह्यूज अमाउंट बनती है, जो कि आपके प्रॉफिट का काफी ज्यादा हिस्सा आपसे ले जाती है। तो आपको क्या पता चला कि आपका प्रॉफिट कैसे कम हो रहा है? नहीं पता लगा। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले बारी आती है लो रिस्क म्यूचुअल फंड की। अब ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ओवरऑल जो प्रॉफिट रेट है पर एनम के अकॉर्डिंग, तो वो आपका इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि आपको एक साल में 10% के करीब ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, सिर्फ लो रिस्क म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में। अब 10% का तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर आप लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री को देखें, तो 10% कभी कभार ही आता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि 10% का हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न आ रहा है, तो ये 10% तो म्यूचुअल फंड रिटर्न आ रहा है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जिसमें 4 to 5% की मैनेजमेंट फी चार्ज की जाती है, तो मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो आपको 10% मिला है, उस 10% का भी काफी हिस्सा, 4% एज अ मैनेजमेंट फी, वो आपसे डिडक्ट होती है। देन जो स्टार्ट पे आपने फी पे की थी, जो कि फ्रंट एंड लोड था, वो भी आपने पे किया, तो वो भी अगर यहाँ से काटें, एंड देन लास्ट पर अगर आपका बैक एंड लोड नहीं लगा, तो फिर भी आपको एफबीआर से टैक्स तो लगेगा। तो वो टैक्स भी अगर आप काटें, तो आपके हिस्से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आएगा 3 से 4%। तो एक साल का आपका 3 से 4 या मैक्सिमम 5% भी अगर बनता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ही इसलिए करते हैं कि हमारा पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे। बल्कि यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वही इन्फ्लेशन के हाथों बीट हो रहा है। तो चलें इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हम लो रिस्क म्यूचुअल फंड को रहने देते हैं, हम चलते हैं मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड में। तो मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो आपको तो समझ आई होगी कि आप मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो मतलब लो रिस्क से आप मीडियम रिस्क पे आए हैं कि आपका रिस्क हाई हो गया है। तो आप जब भी कोई भी हिस्ट्री देखें म्यूचुअल फंड्स की, तो मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स में आपको सम टाइम लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है। लॉसेस सम टाइम होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क कम होने की वजह से सम टाइम इतना होता है कि आपको प्रॉफिट ही नहीं होता या प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन जिस तरह का आपका रिस्क हाई हुआ है, इसी तरह आपका जो प्रॉफिट है वो हाई रहता है। लेकिन एज कम्पेयर टू लो रिस्क म्यूचुअल फंड, आपको प्रॉफिट तो होता है, लेकिन उसमें आपको उसको 1 साल या 2 साल मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जिस तरह के पिछले सालों हुआ। लेकिन उससे पिछले सालों की हिस्ट्री देखें, तो उसमें आपको ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं मिला, सिवाय इसके कि 2-3%। तो मीडियम रिस्क में चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मीडियम रिस्क में जब आप आते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन वो प्रॉफिट ज़्यादा आपको दिखता है, मिलता नहीं। प्रॉफिट ज़्यादा आपको दिखा, लेकिन फी डिडक्शन हो गई, मैनेजमेंट फी ज़्यादा हो गई, बाकी सब चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेट है वो सेम ऐसे ही प्रॉफिट का रेट आ जाएगा जैसे लो रिस्क म्यूचुअल फंड का होता है। माइनस इंक्रीज आ सकता है, लेकिन सम टाइम डिक्रीज भी हो जाता है। तो वैसे एक तीसरा हल निकल सकता है, जो कि है हाई रिस्क म्यूचुअल फंड। तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड क्या इसका हल हो सकता है? मेरे ख्याल में नहीं। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अगेन इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में तो 70% का प्रॉफिट भी आया एक टाइम पे। लेकिन क्योंकि हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में आप स्टॉक मार्केट या इस तरह की वोलेटिलिटी वाली मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगी होती है म्यूचुअल फंड्स की, जो फंड मैनेजर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल उसको यूज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट यूज़ हुई है, तो यहाँ पर आपका रिस्क हाई बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जिस तरह मार्केट ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट स्टॉक मार्केट अगर नीचे जाती है, तो कौन कहता है कि आपको प्रॉफिट होगा? तो मतलब सीधा-सा यही है कि स्टॉक मार्केट पर अगर ये म्यूचुअल फंड हाई रिस्क वाला डिपेंड करता है, देन आपको कुछ ही सालों बाद आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। या पिछले सालों आपको प्रॉफिट नहीं मिला। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में जो कुछ साल बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा कि मार्केट डाउन चली जाएगी। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जितना आप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में जाएँगे, जो डिडक्शन फी है, आपके जो चार्जेस डिडक्ट होते हैं, वो उतना हाई हो जाएगा। लेकिन आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं कि आपको कोई एज़ सच रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिला जितना हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में होना चाहिए था। एंड इवन के कुछ सालों में हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की गई वैल्यू को भी डिक्रीज हुई है। मतलब कि आपके लगाए गए इन्वेस्टमेंट वाले पैसे, उन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड का यही नुकसान है। और अगर हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में आपने जाना ही है, तो क्यों ना बंदा स्टॉक मार्केट में आ जाए। लेकिन एक चीज़ है कि स्टॉक मार्केट तो हमें समझ ही नहीं आती। आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको बिल्कुल फ्री आप फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल कर सकते हैं। और सिर्फ अवेल करने से ही आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट में आखिर चलता क्या है, स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। तो जैसे ही आपको समझ आए, तो आप हमारे साथ अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो बी1 बिलियनियर की टीम की तरफ से प्रोवाइड की गई ये तमाम फैसिलिटीज, अगर आप इन फैसिलिटीज में से कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें, देन आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये म्यूचुअल फंड की ये तमाम साइड्स, तमाम डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स आपको समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया जाता है वो होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क तो हमेशा म्यूचुअल फंड में रहता ही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि मार्केट रिस्क तो है ही नहीं इसमें। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट ने भी तो ऊपर नीचे जाना है, तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड भी ऊपर नीचे जाएगा। तो मतलब सेम ऐसा ही रिस्क जिस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके है, तो सेम ऐसा ही रिस्क आपको हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में भी मिलेगा। अगर आप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या ये नहीं है कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, और वो भी उन स्टॉक्स में जिनका आपको पता हो। और पता कैसे चलता है? एनालिसिस करके नहीं, बल्कि कुछ वीडियोस देखते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है। कुछ आप चीजें बाय करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आपको कंपनीज का अंदाजा होता है कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका जो टोटल पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो टोटल डिपेंड होती है, टोटल हाथ में होती है फंड मैनेजर की। तो फंड मैनेजर जैसा भी चाहे यूज कर सकता है उसको, वो तो यूज करता है, लेकिन उसका कोई एक लिया गया गलत डिसीजन आपकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उसको भी कम कर सकता है। तो नेक्स्ट जो इशू फेस आता है वो होता है लिक्विडिटी इशू। तो म्यूचुअल फंड में ये इशू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेंजरस है, जिसमें आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि पैसा तो आपका है,
लेकिन आप उसको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी अपनी खुशी गमी में आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू उनको पैसे दिए होते हैं। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ डिसाइड किया जाता है कि आप इतनी देर अपने पैसे को निकाल ही नहीं सकते। तो ये लिक्विडिटी इशू कि आप अपने कैश को यूज भी नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। अब एक और डेंजरस चीज जो कि सबसे ज्यादा आपको गाइड करने वाला बंदा, अब कोई भी बैंक वाला या कोई एजेंट आपको जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं या आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कभी भी आपको वो म्यूचुअल फंड नहीं बताएंगे जिसमें आपको चार्जेस कम लगेंगे, क्योंकि उनको भी तो कमीशन लेना है। वो जितनी हाई कमीशन वाले आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करवाएंगे उतना उनको, उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फायदा होगा, उनको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो आपको वो वही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करवाएंगे जिसके हाई चार्जेस होंगे। तो ये ड्रॉबैक भी बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, वो है गारंटीड रिटर्न्स। कि म्यूचुअल फंड वाले कभी भी गारंटी नहीं लेते कि आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में, आप उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं। बहुत दफा आपकी जो म्यूचुअल फंड की जो प्रॉफिट्स हैं वो जीरो भी आए हैं, इवन के माइनस में भी गए हैं। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड की हिस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर आप कहीं इवन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं आप दूसरे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक डिविडेंड इनकम को ही आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड आपको हर क्वार्टर मिलता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देख लें तो स्टॉक मार्केट जब फुल बेयरिश में थी, कि फुल नेगेटिव में जा रही थी, जो कंट्री की कंडीशंस थी वो बेहतर नहीं थी, लेकिन 4 दफा डिविडेंड देने वाले स्टॉक की भी 4 दफा ही डिविडेंड देती थे। वो कंपनीज कभी भी आपको डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं करती थी, उन्होंने आपको डिविडेंड देना ही होता था। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देना बंद करती थी तो उस कंपनी से पैसे निकलना स्टार्ट हो जाते थे। तो वहां पर कंपनीज अपना डिविडेंड लाजमी देती हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड की इस डार्क साइड को देखते हुए क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे? वैसे तो अभी बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनकी ट्रांजैक्शन फीस, जो बैक एंड लोड है, फ्रंट एंड लोड है, ये बहुत मिनिमल से हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रिटर्न देखें तो रिटर्न भी आपको कोई ऐसा ज्यादा नहीं मिलेगा। आप जिस तरह कभी किसी स्टॉक को या कभी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्लॉट घर बाय करते हैं, तो आप उसकी हिस्ट्री, आप उसकी कंप्लीट डिटेल देखते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा क्यों नहीं करते? म्यूचुअल फंड में तो आप जस्ट कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसमें प्रॉपर स्टडी करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड को भी ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो जहां पर आपने म्यूचुअल फंड को स्टडी करना है वहां पर आप किसी स्टॉक को क्यों नहीं देखते? क्योंकि स्टॉक भी कोई ऐसा वो नहीं है कि जो उसको सिर्फ फंड मैनेजर ही स्टडी कर सकता है। स्टॉक में एनालिसिस सिर्फ ये होते हैं कि जो जनरल एनालिसिस हो, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि उसकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी भी कि नहीं रहेगी। ये जो एक नॉर्मल एक शॉप चला रहा हो, ये तो उस बंदे को भी समझ आती है, तो आपको क्यों नहीं समझ आएगी? ये किस बंदे को समझ नहीं आती कि ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और क्यों जा रही है? हाँ, उस बंदे को समझ नहीं आ सकती जो कोई काम ही नहीं करता। उस बंदे को बिल्कुल समझ आएगी जो कि अपना कोई एक काम करता है, बिजनेस रन करता है, अपनी कोई जॉब है। ये कहना कि कोई बायो की स्टडी है आपकी, ये इकोनॉमिक्स है, ये सब गलत है। म्यूचुअल फंड्स में पहले ऐसा होता था कि कुछ ही म्यूचुअल फंड्स होते थे, आपको एनालिसिस नहीं करने पड़ते थे, आपके पास इतना टाइम नहीं होता था कि आप स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करें और उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन अब एक वाइड रेंज ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी आ गई है, तो आपको भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में काफी टाइम लगता है। तो आपको म्यूचुअल फंड्स को भी अब एनालाइज करना पड़ता है कि किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। आप डेली बेसिस पे जाएं, वीकली प्रॉफिट लें या मंथली या एनुअली या क्वार्टरली, किस तरह, आपको यही समझ नहीं आती। तो जहां पर इतने म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर आप कोई और भी देख सकते हैं, वो साइट जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे। या आप म्यूचुअल फंड में वही चीजें देख लें जिनमें म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर उन्हीं में इन्वेस्टमेंट आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसी चीज को देखते हुए ईटीएफ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तो ईटीएफ म्यूचुअल फंड से काफी बेहतर है, लेकिन ईटीएफ में भी काफी डिसएडवांटेजेस हैं। तो ईटीएफ कैसे परफॉर्म करते हैं, ईटीएफ आखिर इनका रोल क्या है, म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। देन आप अपना फाइनल डिसीजन कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो म्यूचुअल फंड की दूसरी साइड पर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अवेयर करना कि आखिर आपके साथ चल क्या रहा है, ना कि ये कि हम म्यूचुअल फंड को कहीं बुरा कह रहे हैं। आपको हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए, तभी आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस रास्ते पर जाना है। अब आपको क्या लगता है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वैसे एक चीज हो सकती है, क्यों ना आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें बगैर कुछ सोचे समझे, जिन कंपनीज में म्यूचुअल फंड ने पैसे लगाए हैं। तो है ना प्लान अच्छा? तो खैर, बाकी बातें होंगी अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।